अ, हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। हमारे एग्री दुनिया में आप सबके लिए एक नए ये शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर जिसे मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं, धान के दो सुगंधित किस्म का नाम बताएं। यानी धान के दो सुगंधित किस्म कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी। तो धान की सुगंधित किस्म जो है उसका नाम है सुगंधा, कामनी, कतरनी, सोनाचूर, बादशाह भोग। अब इसको हम याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि एक बादशाह था, एक बादशाह थे। उनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम कतरनी था। उनकी बेटी का जो रंग था ना कतरनी का, वो सोने के जैसे था। और वो जो कतरनी थी वो बालों में कामनी का फूल लगाती थी और कामनी के फूल से सुगंध निकलता था। तो हो गया ना कि एक बादशाह था, यानी कि बादशाह भोग, उसकी एक बेटी थी, उसका नाम कतरनी था। कतरनी का जो रंग था ना वो सोने जैसे दिखती थी। बादशाह था, बादशाह का बेटी का नाम कतरनी था, कतरनी सोने जैसी दिखती थी। और ये कतरनी जो थी ना वो बालों में अपनी कामनी का फूल, फूल होता है कामनी, उसको फूल लगाती थी बालों में और कामनी से सुगंध आती थी। तो याद हो गया ना, बादशाह भोग यानी बादशाह, उसकी बेटी का नाम कतरनी था तो कतरनी। और सोनाचूर, सोने के जैसे उसका रंग था तो सोनाचूर। फिर कामनी की फूल लगाती थी तो कामनी, और कामनी में से सुगंध आता था तो सुगंधा। ठीक है। तो यह था धान के दो सुगंधित किस्म का नाम लिखे। तो बादशाह थी तो बादशाह भोग, फिर कामनी बेटी का नाम था, सोनाचूर सोने के जैसे दिखती थी और नाम कतरनी था और बालों में कामनी का फूल लगाती थी और उसमें से सुगंध निकलते थे तो सुगंधा। अब आते हैं धान में खरपतवार प्रबंधन का वर्णन करें। धान में खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जाता है ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे है कि रोपाई के 40 दिन तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। यांत्रिक विधि से निकाई गुड़ाई सबसे उत्तम है। 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रोपित धान में कोनो वीडर का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी दवा ब्यूटाक्लोर 50 ईसी या प्रोक्लोर 50 ईसी का 2.5 से 3 लीटर पानी में मतलब मिला के 700 से 800 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर से नेपेक्स स्प्रे मतलब किया जाए और 2 से 4 दिन के भीतर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमको ऐसे लिखना है कि हाँ जैसे है ना, तो धान का खरपतवार प्रबंधन, ठीक है। तो खरपतवार प्रबंधन तो ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे यांत्रिक और यहाँ पे रासायनिक, ऐसे रासायनिक लिख देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट देंगे यांत्रिक विधि के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण। ठीक है। वही वैसे ही करता है जो खरपतवार मतलब यांत्रिक। तो यांत्रिक विधि में हम क्या करेंगे। तो यांत्रिक विधि में कहा गया है कि यांत्रिक विधि में निकाय गुड़ाई का सबसे उत्तम विधि है। यांत्रिक विधि हाथों से किया जाता है और इसमें धान जो होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर पर रोपा होता है, उसको कोनो वीडर के द्वारा किया जाता है। तो कोनो वीडर, देखिए जहाँ पे धान है, ये साइड भी धान है, ये साइड भी, और इसके बीच का जो गैप है ये है 20 से 25 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर है। तो ये धान के दोनों के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और उसका कोनोवीडर का यूज करते हैं। तो ये कोनोवीडर है। कौन? ये कोनोवीडर है। अब देख रहे हो कोनोवीडर, ये इससे ना, इस दोनों के वजह से उसके दोनों साइड की जो खरपतवार होती है ना, वो निकल जाती आसानी से। यहाँ पे किसान चला रहे हैं और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे यांत्रिक में ये लिख देंगे, यांत्रिक में ये लिखिए कि यांत्रिक विधायी में निकाय गुणाई 20 से 25 सेंटीमीटर पर कोनोवीडर के द्वारा प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सेकंड में रासायनिक। ये रासायनिक विधि में ना लिखेंगे कि खरपतवार के नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर 50 EC या प्रोपिकालोर 50 EC का 2.5 से 3 लीटर, ये मतलब ब्यूटाक्लोर 50 EC को मतलब 2.5 से 3 लीटर, ये जो मात्रा होती है उसको कितने में 700 से 800 लीटर पानी में घोल देना है, घोल के छिड़काव करना है। ठीक है, इतना ही लिखेंगे, काफी है। 2 नंबर के ही क्वेश्चन थे जो धान में खरपतवार का वर्णन। तो मैंने बोल दिया है कि यांत्रिक में लिख लीजिएगा जो कोनोवीडर का यूज किया जाता है, और रासायनिक विधि में वो ब्यूटाक्लोर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब है अंतर्वर्ती खेती के 2 उदाहरण लिखे, यानी इंटरक्रॉपिंग। तो मैंने गलती से इंटरक्रॉपिंग के जगह कैच क्रॉप लिख दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और अगले में मैं बता दूंगी, गलती तो की है। ठीक है, अब है कैच क्रॉप में जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होता है तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसलें आगामी दूसरी मुख्य फसल को पकड़ने के लिए उगाई जाती है। बुआई के बीच किसी कारण खेत अधिक समय तक खाली रहता है तो उस बीच कम अवधि में तेजी से तैयार होने वाले फसल को उगाया जाता है, जिसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मुख्य फसल जब असफल, यानी हमारा मुख्य फसल बाढ़, सुखाड़ या किसी रोग की वजह से अगर मतलब असफल हो जाता है, तो हम तेजी से तैयार होने वाले फसलों को उस टाइम में बो देते हैं, जिससे कुछ ही महीने में वो फसल बोआ जाता है। ठीक है, तो इसके मुख्य उदाहरण है मूंग की हम दाल खाते हैं, उड़द का दही बारा होता है, सामा की खीर होती है, और चीना भी एक मोटी अनाज में से आती है, और तोरी की तो तेल बनती है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए ये होगा कि मूंग की दाल और मूंग की दाल बना लेंगे, और उड़द का दही बारा किसमें? तोरी में से तेल आएगा, यानी ऑयल आएगा। हाँ, तो मूंग की दाल बना लेंगे, उड़द का दही बारा किस में बनेगा? तोरी से। और सावा जो होती है ना, उसकी खीर बनेगी। मूंग की दाल, उड़द की बाड़ा, और तोरी का तेल। अब बच गया सामा। चीना एक मोटी फसल होती है, पर मुझे पता नहीं ये क्या है। चीना का शायद रोटी बनती है, तो रोटी। चलो, हो गया। मूंग की दाल बनी, उड़द की क्या बनेगी? बारा, और सामा की खीर बनेगी, और चीना की रोटी, और तोरी बारा जो बनेगा वो किससे बनेगा? तेल से। याद हो गई ना? मैं फिर से बता देती हूँ। मूंग की
दाल बनेगी और उड़द का 12 और ये तोरी तो तेल है ना, तो तेल ऑयल सीड है, तो 12 किस में छनेगा? तेल में। और ये सामा जो होता है ना उसकी खीर बनती है, खीर। और चीना, चलो चीना को हम रोटी बना देते हैं, रोटी हो गई ना। तो हमारा ये कैच क्रॉप हमें याद हो गया, ठीक है। तो इसमें आता है मूंग की दाल बनेगी, उड़द के 12 बनेंगे और वो मतलब छनेंगे किस में? तो ऑयल में ऑयल तोरी से बनेगा। फिर सामा की खीर बनती है और चीना किसकी? रोटी बनती है। तो हमने खाना खाया है, तो क्या खाया है? दाल और 12 और सामा की खीर खाई है और चीना की रोटी खाई है, ठीक है। ये जो है ना यही सामा है, यानी सावा यही है। ये क्रॉप में और ये ग्रेन और ये अनाज में हो चुकी है, ठीक है, यही इसी को। और ये चीना है, यही चीना, ये सावा ये चीना, ठीक है। अब आता है बहुमंजिलीय खेती क्या है? बहुमंजिलीय खेती, हाँ, किसी एक ही खेत में एक साथ भिन्न ऊंचाई वाली फसलों को इस प्रकार लगाना ताकि कुल उपज अधिक हो और उपज भिन्न क्षैतिज तलों से प्राप्त की जा सके। क्या बोल रहा है कि किसी एक ही खेत में, ठीक है, ये पूरी जो खेत है वो एक ही खेत है, यानी किसी एक ही खेत में एक साथ, यानी ये सब ना एक साथ है, यानी ये सब एक साथ है। पे कह दे किसी एक ही खेत में एक साथ भिन्न ऊंचाई वाले, तो ये एक ही खेत है और एक ही साथ सारी क्रॉप लगी हुई है और भिन्न ऊंचाई वाले, तो भिन्न ऊंचाई में यानी इसकी ऊंचाई कुछ और है, ये लंबे हैं, ये बेचारे छोटे ही हैं, ये इससे लंबे हैं। तो यानी किसी एक ही खेत में एक साथ भिन्न ऊंचाई वाले फसल को लगाना, वाली फसल को इस प्रकार लगाना ताकि कुल उपज अधिक हो और उपज विभिन्न क्षैतिज तलों से प्राप्त की जा सके। अब हम समझे, ये बोल रहा है किसी एक ही खेत में, यानी कि किसी एक ही खेत में, तो किसी एक ही खेत में एक साथ, यानी कि मक्का और नीचे आलू अगर रोपी गई है तो एक साथ ही किसी एक ही खेत में एक साथ विभिन्न ऊंचाई वाले, ये मक्का की ऊंचाई कुछ और है, आलू की ऊंचाई कुछ और है, ये जो क्रॉप है उनकी ऊंचाई कुछ है, तो किसी एक ही खेत में एक साथ भिन्न ऊंचाई वाले फसल, ये सब फसल ही तो है, फसल को इस प्रकार लगाना कि इसकी उपज अधिक हो सके, यानी उपज जो इसकी है ना वो प्रोडक्शन इसकी अधिक हो सके और उपज हमें भिन्न क्षैतिज तलों से प्राप्त हो, यानी कि मक्के ऊपर वाली से प्राप्त हो और आलू तो जड़ होता है वो तो मिट्टी के अंदर से भिन्न क्षैतिज तलों से प्राप्त हो। तो हमें याद हो गई बहुमंजिलीय फसल। फिर से मैं बता रही हूँ, बहुमंजिलीय फसल किसी एक ही खेत में एक साथ भिन्न ऊंचाई वाले, मक्का की ऊंचाई कुछ और है, आलू की ऊंचाई कुछ और है, तो भिन्न ऊंचाई वाले फसल को इस प्रकार लगाना ताकि अधिक उपज प्राप्त हो सके। अब मक्का भी फलेगा एक ही खेत से और आलू भी खिलेगा तो हमारी उपज तो ज़्यादा होगी, और ऊपर से मक्का ऊपर में फलेगा तो इसकी क्षैतिज तल कोई ऊपर वाली होगी और ये आलू नीचे से होगी तो इसकी क्षैतिज तल नीचे से होगी, यानी विभिन्न क्षैतिज तलों से उपज अधिक प्राप्त हो। ये इसका मकसद होता है, इसको कहते हैं हम बहुमंजिलीय फसल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे।
अब है खरपतवार की परिभाषा लिखे, यानी खरपतवार यानी वीड की डिफिनीशन। वीड की डिफिनीशन कह रहा है कि जो पौधे बिना बोए खेत में उग जाते हैं तथा फसल के लिए साधारणतः अवांछनीय तथा हानिकारक होते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। जो फसल बिना बोए, हम उसको मतलब गेहूं या कुछ भी हम उसको बोए नहीं है, जैसे बिना बुलाए मेहमान, यानी हम किसी मेहमान को बुलाए नहीं है, अगर वो आ गए तो वो एग्रीकल्चर के हिसाब से वो खरपतवार वीड हो गए, ठीक है। बिना बुलाए मतलब जिसको मैंने उगाया नहीं है और उग गए हैं, तो उन्हें हम खरपतवार कह सकते हैं। फिर यहाँ पे कहा कि केवल अनुपयोगी यानी केवल वही अनुपयोगी तथा हानिकारक पौधे ही नहीं खरपतवार की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि उपयोगी पौधे भी अनुपयुक्त जगहों पर उग जाते तो खरपतवार कहते। उदाहरण के लिए गेहूं के खेत में अगर चना उग जाता है तो चना खरपतवार की श्रेणी में आ जाता है। ये पहले तो बोला कि जो पौधे बिना बोए खेत में उग जाते हैं, यानी जिस आदमी को मैंने घर में नहीं बुलाया वो आ गए तो उसको एग्रीकल्चर के हिसाब से वो वीड है, खरपतवार है, उग गए खरपतवार है। फिर उसने कहा कि केवल हानिकारक एवं अवांछनीय यानी बेकार और केवल हानिकारक पौधे ही नहीं, जो अच्छे भी पौधे हैं वो भी अगर मतलब श्रेणी में नहीं आते, बल्कि उपयुक्त यानी ऐसे पौधे भी जिसका हम उपयोग करते हैं, अगर वो भी बिना बोए अगर किसी अनिष्ट जगह मतलब कोई जगह पे अगर चला जाता है तो उसे खरपतवार की श्रेणी में रख जाते हैं। यानी कोई बढ़िया आदमी भी है, अगर उसको भी हम नहीं बुलाए, अगर वो आ गया तो उसको भी हम खरपतवार यानी कि उसको बिना बुलाए मेहमान की श्रेणी में रख देंगे। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं की खेत में यानी गेहूं वाले आदमी थे और यहाँ पे पहुंच कौन गया, चना। अब गेहूं और चना दोनों की इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंस है, दोनों की रेट मतलब अच्छी है, पर गेहूं की बात हो रही थी, चना पहुंच गया जिसको ना एग्रीकल्चर में कहा कि तू अब खरपतवार है, चल जा। तो यही है कि चना उगया है तो गेहूं के फैमिली में चना आ गया जबरदस्ती, तो उसको हम खरपतवार बोल देंगे। अब आता है जैविक खेती के 2 लाभ लिखे, ठीक है। जैविक खेती के 2 लाभ, यहाँ पे कह रहा है जैविक खेती फसल उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें मुख्यतः जैविक स्रोत से उपलब्ध घटकों को प्राथमिक दी जाती है एवं फसल की उत्पादकता बनाए रखते हुए स्वपोषित खेती की जाती है। जैविक खेती में संश्लेषित या रासायनिक उर्वरक, कीट व रोगनाशक, खरपतवार नाशक तथा बढ़वार नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल कुछ रसायन का प्रयोग सीमित मात्रा में जीवन रक्षक उपाय के रूप में किया जाता है। भूमि की उर्वरकता शक्ति बनाए रखने एवं उचित फसल बढ़वार के लिए संभवकर विशेषकर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, रड़ी खाद, प्राकृतिक खनिज पदार्थ एवं कीटनाशक। ये कह रहा है कि जैविक खेती, इसको क्वेश्चन था कि जैविक खेती के 2 लाभ, यानी हम जैविक खेती अगर कर रहे हैं तो क्या प्रॉफिट होता है। सबसे पहले प्रॉफिट ये होता है कि जैविक खेती में ना संश्लेषित यानी किसी भी रसायन का यूज़ नहीं किया जाता, यानी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर हमें केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, आपको पता होगा कि केमिकल के यूज से यानी हमारी जो फर्टिलाइज़र होते हैं, रासायनिक होते हैं, फर्टिलाइज़र जो रासायनिक होते हैं, जो केमिकली हम यूज़ करते हैं, उससे हमारा एयर भी यानी वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन और सॉइल प्रदूषण तीनों होता है, ठीक है। एयर तो होता ही है और वाटर भी होता है, और ये एयर, वाटर और सॉइल ये तीनों प्रदूषित होता है। वो ऐसे होता है कि अगर जब हम रासायनिक खाद का यूज़ जब सॉइल में करते हैं तो सॉइल तो सबसे पहले क्या हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है सॉइल में। फिर जब वर्षा होता है,
हाँ, फिर सॉइल से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वो वाष्प के रूप में एयर में चल जाते हैं। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन हो गया। थर्ड क्या होता है, पहले सॉइल में हमने खुद डाले, फिर सॉइल से उसका वाष्पोत्सर्जन हुआ तो वो एयर में चले गए। उसके बाद एयर जब क्या कहते हैं, बादल बन के जब मिट्टी पे बादल बन के जब आता है तो इससे वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। जब बरसते नदी, तालाब, मिट्टी ये सब में जब आते हैं तो ये वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। तो हाँ, तो हम जब जैविक खेती करते हैं तो हमारा ना ही वायु प्रदूषण होता है, ना सॉइल प्रदूषण होता है, और ना ही वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो पहले ये होते कि हमारी प्रदूषण नहीं होती है। उसके बाद है संश्लेषित बढ़वाड़, और फिर इसमें कीटनाशक में किसी भी रसायन का यूज नहीं किया जाता है। फिर यहाँ पे लिखे भूमि की उर्वरक क्षमता, और हम जैविक का यूज करते हैं, जैसे कंपोस्ट का यूज करते हैं, हरी खाद का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। और वहीं पे हम अगर संश्लेषित रासायनिक खाद का यूज करते हैं तो उस टाइम तो वो उपज ज़्यादा दे देती है, पर धीरे धीरे उसकी उर्वरकता शक्ति समाप्त हो जाती है। रखने एवं उचित फसल की बढ़वाड़ होती है, यथार्थ फसल अवशेष। और देखिए, हम जो हरी खाद बनाते हैं, ये कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, फसल के अवशेष, यानी जैसे गेहूं कटती है तो गेहूं की ग्रेन का यूज़ तो हम कर लेते हैं, फिर उसको उसका जो भूसा होता है उसको पशुओं को खिलाने में यूज़ करते हैं, नहीं तो कंपोस्ट में हम उसका यूज़ कर लेते हैं। उससे हमारा प्रदूषण भी नहीं होता है, तो वही कंपोस्ट बना लेते हैं। फिर वर्मी कंपोस्ट होता है, और जब केचुआ जब इसको खाता है तो केचुआ के द्वारा जो बनता है तो उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हरी खाद वैसे होती है कि मतलब कुछ फसल, जैसे कुछ दाल वाली जो फसल होती है ना, उसको खेतों में पहले उगा दिया जाता है, और जब वो थोड़े बड़े होते हैं, नहीं 1-2 महीने के बाद उसको ट्रैक्टर या उसको मिट्टी में दोबारा दबा दिया जाता है। वो इसलिए दबा दिया जाता है जो इससे इसकी उर्वरकता शक्ति बनी रहे और अधिक उपज प्राप्त हो सके। इसमें सबसे ज़्यादा हरी खाद में कौन सी फसल का यूज़ किया जाता है, तो वो फसल है तो ये ढैंचा। और हरी खाद में ज़्यादातर दलहनी फसल का यूज़ होता है, क्योंकि दलहनी की फसल के जो जड़ होते हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वायुमंडल से, मिट्टी में वो ला देते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जो जैविक खेती करने के लाभ निम्नलिखित है। पहला, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ा देता है। दूसरा मतलब कि इससे प्रदूषण कम होता है। और फिर आप लिख सकते हो कि मतलब प्रदूषण कम होता है तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, हरी खाद आदि। और तीसरा ये भी होता है कि ये जो जैविक खाद होते हैं ना, वो सस्ते मिल जाते हैं रासायनिक खाद के तुलना में। तीसरा ये भी होता है कि बाजार में मूल्य मतलब ये सस्ते मिल जाते हैं, और टिकाऊ खेती भी होती है, इसकी उर्वरता शक्ति बनी भी रहती है, अधिक दिनों तक हम खेती कर सकते हैं। जैविक खेती हो गया। अब है शीतकालीन रबी की 2 सब्जी, यानी शीतकालीन यानी वैसी सब्जी जिसको शीतकालीन यानी रबी मौसम में उगाते हैं। शीतकालीन रबी फसल की सब्जी, तो यहाँ पे है मौसम के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। तो पहला है ग्रीष्मकालीन यानी जैद की फसल, तो बैगन, तरबूजा, खरबूजा, लौकी, करेला, खीरा, भिंडी, मिर्च, लोबिया ये आदि। फिर वर्षाकालीन जो खरीफ में भिंडी, बैगन, मिर्च, लौकी ये सब होता है। हमारा क्वेश्चन ये था कि शीतकालीन यानी रबी की सब्जी बताइए। ठीक है, तो इसमें बोला है कि आलू, टमाटर, प्याज, फिर मिर्च, फूल गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी और लहसुन, सलाद, मूली, बाजरा। ये तो हमारी सलाद जो होता है, सलाद में आ गया हमारा सलाद। तो
हाँ, सलाद जो होता है, सलाद में आ गया हमारा टमाटर, प्याज और ये मूली, गाजर। सलाद में तो ये चारों आ गए, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर सलाद में आ गए। और फूल गोभी, तो ये फूल गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी, ये तीनों आ गए फूल गोभी में। फिर आलू और लहसुन बनी। तो आलू तो रबी क्रॉप है, आपको पता ही है, और लहसुन भी रबी क्रॉप है। लहसुन का यूज़ ठंडों में किया जाता है, देह में गर्मी लाने के लिए, और ये स्पाइसी, मतलब स्पाइस में भी इसका यूज़ होता है। तो हो गया, सलाद में ये आ गया मूली, गाजर और टमाटर, प्याज और आलू तो रबी क्रॉप है ही, और लहसुन, लहसुन का तो हम दाल में यूज़ करते हैं अब छौंकने में। और फिर ये फूल गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी, ये तीनों तो हो ही गया। अब है जूस एवं फल के परीक्षण में इस्तेमाल होने वाले 2 रसायन के नाम लिखें। जूस के बारे में बोल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे है, वो पूछ रहा था कि जूस एवं गूदे के परीक्षण में, यहाँ पे लिखा है कि प्रायः सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड रसायन मिलकर जूस या फल गुद्दे का परीक्षण किया जाता है। यानी परीक्षण से तात्पर्य ये होता है कि जैसे हम जूस निकालते तो वो मतलब घर में रखे जूस को बहुत दिनों तक हम उसे अच्छे, मतलब बिना कुछ परीक्षण किए हम उसे बहुत दिनों तक नहीं रख सकते। जैसे मजा हुआ या मैंगो जूस या फ्रूटी, बहुत सारे जूस होते हैं। तो क्या चीज़ से डाल के हम उसको बहुत दिनों तक उसकी स्टोरेज जो टाइम होती है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये लिखा है कि सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड रसायन का यूज करके हम जूस एवं फलगुदा में परीक्षण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ही पूछ रहा था, 2 रसायन का नाम हो गया। अब है गुलदाउदी के 2 किस्म के नाम लिखे। गुलदाउदी, तो गुलदाउदी तो ये रहा, तो अजय ये पिंक वाली है, और पूसा से टिनरी ये पीली वाली, येलो वाली। वैसे है शरद शोभा, शांति, ज्योत्सना, हिमानी, सुनील, अर्चना, कस्तूरी, ये सब लड़की का ही ज्यादातर नेम है। शरद शोभा, शांति, ज्योत्सना, हिमानी, सुनील ये लड़के के हैं, अर्चना, कस्तूरी ये सब फ्रेंड है। मान लीजिए अपनी फ्रेंड का नाम आप यही है। ठीक है, अब है लेमन ग्रास के 2 किस्म के नाम लिखे। लेमन ग्रास के 2 किस्म, उस तो हम पिछले क्लास में भी किए थे। लेमन ग्रास के किस्म का नाम है प्रगति, प्रमाण, कावेरी, कृष्णा, नीमा, RRL 16, SD 17, GRL और इत्यादि, मतलब इतना काफी है। प्रगति, प्रमाण, नीमा, कावेरी, कृष्णा, ये याद कर लेंगे हो जाएगा। और यही मान लीजिए इसका नाम है प्रगति, इसका नाम है नीला, इसका नाम है कावेरी, इसका नाम है कृष्णा। ये जो मतलब लेमन ग्रास होता है ये सुगंधित पौधे होते हैं और इससे क्रीम बनाया जाता है। ये मतलब ऐसे, और फिर ये वही है, और ऐसे मतलब बहुत सारे क्रीम पे इसका पिक्चर डाला रहता है। हाँ, एंड थैंक यू आप सभी को मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे वीडियो को देखने के लिए। और आगे मैं क्लास आपका आगे के क्वेश्चन में बाद में आप कर लेंगे हम सब मिलके। एंड थैंक यू बहुत।